ठीक है। राइट जी, ऐसा है कि लास्ट लेक्चर हमारा 17 मई को हुआ था और उसके बाद आज है। वी स्टार्टेड ऑफ विद द स्केड्यूल, और स्केड्यूल में भी हमने काफी चीजें कर ली थी। हमने पहला प्रोसेस किया प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बना। दूसरा प्रोसेस था डिफाइन एक्टिविटीज का, जहां पे हमने वही डीकम्पोजिशन वाला स्किल जो हम WBS बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, वही स्किल हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। और हमने वर्क पैकेजेस जो कि WBS में बनते हैं उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया एक्टिविटीज तक। ना सिर्फ यहां से हमने एक्टिविटीज की एक लिस्ट जनरेट की, बल्कि हमने इन एक्टिविटीज के एट्रीब्यूट्स भी बनाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वहां से निकली थी वो थे माइलस्टोन्स लिस्ट। ये तीन बुनियादी चीजें। वैसे तो उसके अंदर जो आपका बेसलाइन है स्कोप का, उसमें वर्क पैकेजेस और क्या कहते हैं प्लानिंग पैकेजेस होते हैं, वो आपने स्कोप में पढ़ा था। तो यहाँ पे आके अब एक्टिविटी जो कि हमने करनी है, काम करना है, तो जो एक्चुअल लोअर लेवल की एक्टिविटीज हैं वो डिफाइन एक्टिविटीज में डिफाइन हो गई। वो हमने किया। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस हमने शुरू किया था वो था स्केड्यूल का, आई मीन इसका सीक्वेंसिंग का। तो सीक्वेंस एक्टिविटीज हमारा अगला प्रोसेस था, और सीक्वेंस एक्टिविटीज के अंदर भी हमने जो उसकी बुनियादी चार्ट था, क्या आता है क्या जाता है, वो हमने पढ़ लिया था, तरीकाकार हमने पढ़ लिया था। अभी हम सिर्फ उसकी थोड़ी सी इंट्रिकेसीज को देख रहे थे। मैंने ये बताया था आपको कि, और ये मैंने आपको बनवाया भी था, कि अगर हमें ड्यूरेशंस का नाम भी पता हो तो भी सीक्वेंसिंग हो जाती है। सीक्वेंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसका कोई क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ सीक्वेंस के अंदर नहीं निकलता। सीक्वेंसिंग का, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग का मतलब ही ये है कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन से बाद में करनी है। अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि एक्टिविटी टाइम कितना लेगी। वो एक अलग कैलकुलेशन है कि हर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी, फिर इन सारी एक्टिविटीज को मिला के प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एज सच हमें अगर ये पता चल जाए कि पहले ये होगा फिर ये होगा, इसके बाद ये और ये शुरू हो सकता है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि लोग अमूमन क्रिटिकल पाथ निकालने को गैन चार्ट तक पहुंच जाते हैं इसी सीक्वेंस से। तो सीक्वेंसिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। द नेटवर्क डायग्राम विच इज क्रिएटेड, जो हमने पढ़ा भी है, उसमें बुनियादी तौर पे उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होती एट दिस स्टेज। जब सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो जाता है, डिपेंडेंसीज बन जाती हैं कि किसके बाद क्या होगा, किससे पहले क्या होगा, प्रेडिसेसर कौन है, सक्सेसर कौन है, उतनी बात जब हो जाती है तो फिर हम ये बन जाता है नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम हम भेज देते हैं अगले प्रोसेस को, जो है डेवलप स्केड्यूल। डेवलप स्केड्यूल वाले प्रोसेस के पास जो ड्यूरेशन एस्टिमेट हो रही होती है वो भी आ जाती हैं। उसके पास जो एक्टिविटी लिस्ट है वो भी आ जाती है, माइलस्टोन लिस्ट भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। और वो उनकी रोशनी में इन सब चीजों को मिला के, मतलब नेटवर्क डायग्राम के ऊपर वो ड्यूरेशन चढ़ा देता है। और जब चढ़ा देता है तो फिर इसका मतलब है कि अब आप क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं। वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरीके के साथ आपने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप इसको इसको निकाल सकते हैं। मैं उसको थोड़ा बताऊंगा अभी अभी। तो ये बुनियादी ये चीज थी कि बहुत लोगों का जो ये ख्याल है कि नेटवर्क डायग्रामिंग का मतलब या सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि क्रिटिकल पाथ निकल आता है, वो यहाँ नहीं निकलता। वो इसका काम नहीं है सीक्वेंसिंग, सिर्फ सीक्वेंसिंग की हद तक। तो ये जनाब थोड़ा सा जो पिछला वाला पोर्शन था उसको हमने कैचअप किया। हम इस स्लाइड पे थे जब लास्ट टाइम हमने क्लास छोड़ी थी। हमने कहा था कि सीक्वेंस एक्टिविटीज के अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स में डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन का एक टूल है। अब ये डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन क्या है? अगर आप याद करें तो मैंने लास्ट टाइम बात की कि जो आम ख्याल है वो ये है कि जो एक्टिविटी पहले होती है वो प्रेडिसेसर होती है, जो बाद में होती है वो सक्सेसर होती है। आ, किसी हद तक ये बात सही भी हो सकती है,
अमूमन हमें लगता है ऐसे ही है कि ये बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जी, जो पहले काम होता है वो प्रेडिसेसर है और जो बाद में होता है वो सक्सेसर है। मगर अगर हम क्लोजली देखें तो दिस डेफिनेशन मे नॉट बी करेक्ट इन ऑल द केसेस। व्हाई? बिकॉज इन दिस डेफिनेशन वी हैव कंसिडर्ड इज इट बाय डिफॉल्ट कि ये काम खत्म होगा तो वो शुरू होगा। भाई इसका मतलब है कि जो सक्सेसर है उसकी डिपेंडेंसी प्रीडिसेसर के ऊपर है। किस बात के ऊपर है? कि प्रीडिसेसर खत्म हो जाए। और किस बात की डिपेंडेंसी है? ताकि मैं सक्सेसर को शुरू कर सकूं। तो सक्सेसर जो एक्टिविटी है बाद वाली, उसका शुरू होना डिपेंडेंट है पिछली वाली एक्टिविटी के खत्म होने पे। और ये हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं कि जी हमेशा ऐसे ही होता है, हर एक रिलेशनशिप बनता ही है कि एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी। अमूमन तो मैं मानता हूं ये बात कि अमूमन तो ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब इस काम के शुरू होने के बाद इस काम को भी शुरू कर किया जा सकता है। ये स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। जबकि वो जो बाय डिफॉल्ट हमने बात की वो थी फिनिश टू स्टार्ट। प्रीडिसेसर का फिनिश होना जरूरी है ताकि सक्सेसर स्टार्ट हो सके। अब मैं क्या कह रहा हूं? स्टार्ट टू स्टार्ट कि प्रीडिसेसर का शुरू होना जरूरी है ताकि सक्सेसर शुरू हो सके। तो मतलब ये चार किस्म की रिलेशनशिप्स हैं जो हमने पिछली दफा इनको डिस्कस भी किया हल्का सा। लेकिन मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं कि दो एक्टिविटीज के दरमियान रिलेशनशिप अगले और पिछले के बजाय अगर आप ये कहें कि डिपेंडेंसी का रिश्ता है, दो एक्टिविटीज में अगर कोई रिश्ता है तो वो डिपेंडेंसी का रिश्ता है। एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी तब उनमें रिश्ता बनता है। अगर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो बस कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के दरमियान। सो दो एक्टिविटीज के दरमियान डिपेंडेंसी का रिश्ता है। और अगर डिपेंडेंसी का रिश्ता है मतलब इस एक्टिविटी का शुरू होना उस एक्टिविटी के खत्म होने पे डिपेंडेंट है, तो फिर सक्सेसर कौन हुआ? जो डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंट है ना, वो आपका सक्सेसर है। और जिस पर डिपेंड किया जा रहा हो वो प्रीडिसेसर है। अब आप ये कहेंगे ये बात तो वही होगी जो हम पहले कह रहे थे कि प्रीडिसेसर पहले होता है सक्सेसर बाद में होता है। ओनली इन केस वेयर फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप इज देयर। प्रीडिसेसर का खत्म होना जरूरी है ताकि सक्सेसर को शुरू किया जा सके। जैसे मैंने कहा, अगर मैं स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप इस्तेमाल कर रहा होता तो वो कहता है कि ए और बी एक्टिविटीज की डिपेंडेंस क्या है? ए एक्टिविटी का शुरू होना शर्त है ताकि बी एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सके। बी एक्टिविटी का शुरू होना ए के शुरू होने पे डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ही वो स्टार्ट हो तो बी भी स्टार्ट हो जाए। ये कोई बंदिश नहीं है। बंदिश सिर्फ ये है कि ए एक्टिविटी का खत शुरू होना जरूरी है। अब शुरू होने के हो सकता है 1 महीने के बाद आप कहें मैं बी को स्टार्ट करता हूं, तो आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन डू इट। लेकिन जब तक ए स्टार्ट नहीं होती आप बी को स्टार्ट करना मना है आपको। यू कांट डू इट, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। मगर बी को उसके बाद किसी भी वक्त स्टार्ट किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि अच्छा किया तो जा सकता है लेकिन जल्द अज जल्द कब किया जा सकता है? तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ए के स्टार्ट करने के साथ ही बी को स्टार्ट कर दिया जाए तो ये जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर कोई ये लाजमी शर्त नहीं है कि ये आपने जल्द अज जल्द ही करना है। आप इसके अंदर कोई डिले भी दे सकते हैं जैसे आप देना चाहें। एनीवेज जी, तो एक तो बात मैंने ये कह दी कि आगे पीछे के अलावा असल रिश्ता जो है वो डिपेंडेंसी का है। और ये वाली जो डेफिनेशन डिपेंडेंसी की है, दिस इज वैलिड इन ऑल द केसेस। इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर फिनिश टू स्टार्ट, इट इज ट्रू फॉर स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। सो ऑल फोर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स इस डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन के ऊपर पूरी उतरती है। मतलब क्या हुआ कि जिस पर डिपेंड किया जा रहा हो वो प्रीडिसेसर होगा,
जो डिपेंड कर रहा हो वो सक्सेसर होगा। अब ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक तो मैंडेटरी डिपेंडेंसीज हैं और एक है डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी डिपेंडेंसी वो होती है जिस जो मजबूरी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जब तक दीवार नहीं खड़ी होगी छत किसके ऊपर डालेंगे आप? तो ये मैंडेटरी है कि छत डालनी शुरू नहीं कर सकते आप जब तक कि दीवार एग्जिस्ट ना करती हो। तो ये टेक्निकल किस्म की मजबूरियां होती हैं और इन से पहलू तय नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी हैं, ये लाजमी है, हर सूरत में आपने इनको, इस ऐसी डिपेंडेंसीज को अबाइड बाय करना है। कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जो डिस्क्रिशनरी होती हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि वैसे तो डिपेंडेंसी कोई नहीं है दो एक्टिविटीज के दरमियान, लेकिन डिसीजन देने वाले ने या जिसके हाथ में पावर है उसने क्या, खबरदार अगर तुमने फलानी एक्टिविटी शुरू की जब तक ये एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती। अब इन दो एक्टिविटीज का जाहिरी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस हुक्म के तहत ये बंद गई हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी, मगर कमांडर ने अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल की और उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा जब तक तुम वो वाला काम खत्म नहीं कर लेते। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे इसका बड़ा फायदा है डिस्क्रिशनरी का। देखें, प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा कि फेजेस बनाई जाती हैं। वैसे अगर ना भी बनाते तो प्रोजेक्ट तो हो ही जाना था, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन होती। इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, चल रही हैं, कोई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ह्यूज पैरेललिज्म भी है, पैरेलल एक्टिविटीज भी चल रही हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो किसी भी वक्त प्रोग्रेस लेना एक अपहिल टास्क होता, और प्रोजेक्ट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन होगी। हमने शुरू में ये काम कर लिया था। हमने अपने प्रोजेक्ट को, तो इवन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने से भी पहले हमने उसका लाइफ साइकिल डिसाइड कर लिया था। हमने ये बता दिया था कि हम अपने प्रोजेक्ट को कितने मरहलों में बांटना चाहते हैं, व्हाट विल बी द फेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये उसका लाइफ साइकिल है। और फिर हमने कहा कि हम फेज बाय फेज चलेंगे, मरला दर मरला चलेंगे, और एक मरला तय करेंगे, उसका अचीवमेंट मिलेगी हमें और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, तालियां बजाएंगे, हैंड ओवर करेंगे या जो भी कुछ करना है, एंड ओनली देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज एंड देन नेक्स्ट स्टेज एंड देन नेक्स्ट स्टेज। तो ये क्या है कि हमने अपने ऊपर खुद एक रिस्ट्रिक्शन लगा ली डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए कि जब तक फेज 1 के सारे काम खत्म नहीं हो जाते फेज 2 का कोई काम शुरू नहीं करना। इजाजत ही नहीं दी आपने। सो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी रिक्वायरमेंट। और इसका मकसद क्या था? बेटर कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप ये समझें कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, टाइम तो शायद ज्यादा लगे, क्योंकि अब एक ही सारी फेज 1 की सारी एक्टिविटीज खत्म होने का इंतजार करना है। कुछ काम ऐसे थे जो हम शायद पहले भी शुरू कर सकते थे, तो अब तो इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिशनरी, जब हम इस तरह की पावर इस्तेमाल करते हैं तो या फेजेस बनाते हैं, तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि प्रोजेक्ट शायद जो पहले आपने नॉर्मल कैलकुलेट किया था उससे कुछ ज्यादा टाइम ले। लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ये जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है ये आपको कोई एडवांटेज भी दे रहा है, ये आपको ह्यूमंगस एडवांटेज दे रहा है। आपकी जो कंफ्यूजन है प्रोजेक्ट के अंदर वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर रहा है, आपको एक ईज दे रहा है। आप कंसर्न है एक फेज के ऊपर, बाकी फेजेस अभी नहीं सोच रहे, तो आप फोकस्ड हैं। उसके बाद यू कैन बेटर मैनेज एंड कंट्रोल दीज एक्टिविटीज, क्योंकि आप सब चीजें मेरे काबू में हैं। मुझे पता है कि फेज 2 की तो कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, 3 की भी नहीं शुरू हुई, तो उनको उनके ऊपर टेंशन देने की जरूरत नहीं है। जब तक फेज 1 नहीं खत्म होता तब तक हम कोई और फेज शुरू नहीं करते। तो जनरली स्पीकिंग फेजेस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उनको सीक्वेंशियल होना चाहिए। लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ केसेस में हम थोड़ी बहुत इजाजत दे देते हैं ओवरलैप की, जहां पे इमरजेंसी हो या कोई रिक्वायरमेंट हो। मिसाल के तौर पे फेज 1 के का कंक्लूजन जो होना है, जो जो अप्रूवल्स होने हैं,
दे आर टेकिंग टू मच टाइम। ठीक है जी। और हम जनाब फिर इस डिले को, जो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक वाया मीडिया निकाल लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा हम फेज 2 का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन फेज 1 का अप्रूवल एक्सपेक्ट करते हैं कि आ ही जाएगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज, अगर मैं ऐसा करूं, प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आ जाती है, व्हाट इफ फेज 1 वाज नॉट अप्रूव्ड और मैंने फेज 2 का आधा काम भी कर लिया है और पता चलता है फेज 1 तो अप्रूव ही नहीं है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस फेज 1 का काम कंप्लीट करें। तो इसका मतलब है कि जो मैंने मुकम्मल ही नहीं किया काम, उसको अब ये जो नया काम किया वो तो सब जाया हो गया ना, वो जाया हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे काम शुरू कर दिया, ग्राउंड फ्लोर का अप्रूवल ही नहीं लिया और वो मैंने आधी दीवारें भी बना दी हैं, और अब जनाब जो बंदा जिसने अप्रूवल देना था उसने कहा जी कि ग्राउंड फ्लोर की दीवारें गलत बनी हुई हैं, गिरा दो। और भाई वो गिरेंगी तो पूरा माल गिरेगा नीचे, मेरा सेकंड फेज का काम भी गिर जाएगा। एग्जैक्टली दिस इज द रिस्क यू आर टेकिंग। तो इसका मतलब यह है कि रिस्क लिया जा सकता है फेज 2 को स्टार्ट करने का, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट का अंदाजा होना चाहिए कि आप कितना दाव पे लगा रहे हैं पैसा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी के अलावा और एक और तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये अंदरूनी भी होती हैं और बैरूनी भी होती हैं। अंदरूनी का मतलब कि आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लागू करदा, और एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहर की एनवायरनमेंट से, जो इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे कोई मजबूरी आपके ऊपर आ रही है तो वो एक्सटर्नल है। फिर वहां पे भी वही बात है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैंडेटरी भी हो सकती है, डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है, तो मतलब बोथ वेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर कुड बी 4 टाइप्स: मैंडेटरी एक्सटर्नल, मैंडेटरी इंटरनल, डिस्क्रिशनरी एक्सटर्नल, डिस्क्रिशनरी इंटरनल। तो ये 4 किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपकी डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, जो इसको डिटरमिन करना होता है। मैंडेटरी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, जाइए जनाब लीड और लैग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बस सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक चीज फिनिश हो रही है, एक स्टार्ट हो रही है। फिनिश स्टार्ट जो कि मैंने कहा था कि वो आसान वाला तरीका है और आम वाला तरीका है जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि जनाब एक काम खत्म होगा दूसरा शुरू होगा। तो ए एक्टिविटी है कंप्लीट द पंच लिस्ट और बी एक्टिविटी है लैंडस्केप बिल्डिंग। नाउ बुनियादी तौर पर कंप्लीट पंच लिस्ट होना का कंप्लीट होना जरूरी है, पंच लिस्ट का कंप्लीट होना जरूरी है ताकि लैंडस्केप बिल्डिंग प्लॉट किया जा सके, बिल्डिंग लॉट को उसकी लैंडस्केपिंग की जा सके। ये तो है सिंपल फिनिश टू स्टार्ट। अगर मैं कहूं कि इस काम के शुरू होने खत्म होने के बाद आपको इतना गैप देके अब अगला काम करने की इजाजत दी जा रही है, मतलब आपको कहा जाता है कि जनाब इस काम के खत्म होने के 2 हफ्ते बाद आपने अगला काम शुरू करना है, जो सक्सेसर है वो आपने 2 हफ्ते बाद शुरू करना है, 2 हफ्ते का टाइम बीच में देना है, ये लाजमी है, ये मैंडेटरी है। इस गैप के देने को लैग कहते हैं। लैग कि मतलब आपने बढ़ा दिया ना टाइम को, लैग दे दिया, तो 2 हफ्ते आपकी ड्यूरेशन में ऐड हो जाएंगे। अगर ये पहला वाला काम है वो 5 हफ्तों का है, दूसरा 3 हफ्तों का है, तो वैसे तो ये 8 हफ्ते में हो जाने चाहिए, लेकिन अब इनके दरमियान में 2 दिन का, 2 हफ्ते का गैप आ गया, तो ये अब हो गए 10 हफ्तों का टोटल काम, ये कंप्लीट होगा 10 हफ्तों में, क्योंकि 2 हफ्तों का बीच में गैप देना लाजमी करार पाया है। इसको कहते हैं जी लैग देना। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे आप कोई कंक्रीट का काम कर रहे हैं और कंक्रीट को जब एक दफा आप पोर कर देते हैं, किसी कोई छत डालते हैं या दीवार, जहां भी कोई आप जब कंक्रीट का काम करते हैं तो उसको सूखने का और उसकी क्योरिंग का टाइम देना पड़ता है। मतलब कंक्रीट थोड़ी देर में उसका पानी उड़ जाता है, वो खुश्क हो जाती है, वो भुरभुरी हो जाती है, लेकिन उसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं होती, फिर उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, मजीद उसको पानी पिलाया जाता है। ये काम 48 टू 72 आवर्स तक करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ती है, नहीं तो वो बिल्कुल पाउडर की तरह ही खत्म हो जाए।
उसके अंदर ताकत नहीं है, जोड़ ही नहीं उसका मजबूत बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि भले हमने वो पहले वाला काम कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन हमें फर्ज करें कि 72 आवर्स का क्यूरिंग टाइम चाहिए। उसके बगैर हम इसके ऊपर मजीद आगे दीवार खड़ी नहीं कर सकते, या अगला काम इसके ऊपर हम लोड नहीं डाल सकते। ये तो हो गया लैग। कभी कभी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पहले काम के खत्म होने के इंतजार किए बगैर भी शुरू किए जा सकते हैं। मतलब बगैर का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई लिंक नहीं है आपस में, लिंक तो है। वो कहता है कि इस काम के खत्म होने से हफ्ता पहले तुम दूसरा काम शुरू कर सकते हो, या 5 दिन पहले तुम ये दूसरा काम शुरू कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फिनिश है पहले काम की, उससे 5 दिन पहले आपको इजाजत है कि आप बी एक्टिविटी को शुरू कर दें। रिश्ता वही है, फिनिश टू स्टार्ट ही है, लेकिन इसके साथ आपने उसको 5 दिन की लीड दे दी। मतलब ये ओवरलैप आपने क्रिएट कर दिया दो एक्टिविटीज के दरमियान कि ये एक्टिविटी 2 हफ्ते पहले शुरू की जा सकती है। ठीक है जी, ये लीड और लैग का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद अब ये आपके सामने एक और चार्ट है, ये आ जाता है आपके सामने स्क्रीन पे। ओके, ये जो स्क्रीन पे आपको चीज नजर आ रही है, इसमें आप ये देखेंगे कि ये मुख्तलिफ, जहां पे कुछ नहीं लिखा ना, मतलब ये जनरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये जो हम नेटवर्क डायग्रामिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो डब्बे हैं वो मेरी एक्टिविटी है, डब्बे जो हैं वो मेरी एक्टिविटी है, और जो एरोज हैं वो उनके दरमियान का रिलेशन है। एरोज दो पर्पस सर्व करते हैं, एक तो उनके दरमियान का रिलेशनशिप शो करते हैं, दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो शो करते हैं कि कहां से कहां जा रहा है एरो हेड। तो मतलब अगर इसके डायग्राम को देखते हुए कहा जाए तो जहां से एरो निकलता है, जिस डब्बे से एरो निकलता है वो डब्बा प्रीडिसेसर है, और जिस डब्बे में एरो दाखिल होता है वो सक्सेसर है। सीधी सी बात। अब भले वो कहा उसके कौन सी जगह से निकले, अब डब्बा है, चूंकि गोल दायरा नहीं है, एक डब्बा है, तो इस बॉक्स के एक स्टार्टिंग एज है और एक फिनिशिंग एज है। अगर हम उसका स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप देना चाहते हैं तो हमें पहली एक्टिविटी के स्टार्ट वाली साइड से एरो निकालना पड़ेगा और दूसरी एक्टिविटी के स्टार्ट वाली साइड पर डालना पड़ेगा। आप इधर देख सकते हैं एच से के स्टार्ट से एक लाइन निकली और आई के अंदर चली गई। लेकिन ये एक चीज मैं अभी वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद चूंकि ज्यादातर रिलेशनशिप्स फिनिश टू स्टार्ट ही होती हैं, अगर सादा फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है तो आप उसको ना भी लिखें, सिर्फ लाइन से शो कर दें, इसके फिनिश से लाइन निकाल के दूसरे के एंड के स्टार्ट में डाल दें, तो इसके साथ एफ एस का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई और रिलेशनशिप शो करते हैं तो जरूर लिख दीजिए, क्योंकि वो कम ही होती हैं चीजें, पूरे चार्ट में कोई 1-2 जगहों पे 3 जगहों पे इस्तेमाल होगा, तो वो आपको जरूर लिख देना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है बी से सी की तरफ स्टार्ट टू स्टार्ट लिखा हुआ है, एल से जे की तरफ फिनिश टू फिनिश लिखा हुआ है। तो इस तरीके के साथ आप उसका लाइन तो बनाते ही हैं सही तरीके के साथ, लेकिन आप साथ उसका रिलेशन भी लिख देते हैं। उसके बाद जनाब लीड और लैग की बात आ जाती है। आप ये देखिए एच से आई को जो लाइन जा रही है तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट, मगर इसके साथ लिखा हुआ है +10। +10 का क्या मतलब है कि 10 दिन का गैप देके आई तक जाना है। मतलब एच के स्टार्ट होने के 10 दिन के बाद आई स्टार्ट किया जा सकता है। ये क्या हुआ? दिस इज लैग। अगर माइनस का साइन होता तो ये लीड होता कि एच के स्टार्ट होने की डेट से 10 दिन पहले आई को स्टार्ट कर लें आप। ठीक है जी, तो जो भी तारीख हो एच के स्टार्ट करने की, उससे 10 दिन पहले आप स्टार्ट कर लें। भले एच अभी स्टार्ट भी ना हुआ हो, आई को आप स्टार्ट कर सकते हैं उस तारीख से 10 दिन पहले। इसी तरह का रिलेशनशिप एफ और जी के दरमियान है, लेकिन वो चूंकि सिंपल फिनिश टू स्टार्ट है तो उसके आगे उसने लिख दिया फिनिश टू स्टार्ट +15 डेज का लैग।
तो इधर लीड की एग्जांपल कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसी प्लस के साइन को माइनस बना लें तो ये लैग बन जाता है, सॉरी लीड बन जाता है। तो यहाँ पे लैग दिखाए गए हैं दोनों, मगर ये लैग सिंपल है, ये एफ से जी वाला, ये फिनिश टू स्टार्ट ये है कि एफ के फिनिश से निकल रहा है, एफ के खत्म होने के 15 दिन के बाद जी स्टार्ट होगा। जबकि एच आई वाला क्या कह रहा है, एच आई वाला कह रहा है एच के स्टार्ट होने के 10 दिन बाद आई को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, ये सारी बातचीत आपको समझ आई है कि नहीं आई है? जी मुंतजर। सर क्लियर है यहाँ तक तो ठीक है, धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। फिर जो और हमारे पास टूल्स हैं इसमें, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि आपने इंटीग्रेशन में भी देखा था। फिर आपके आउटपुट्स में आ जाते हैं जो आपके एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, वो रिफ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पर कोई नए एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं, कोई नई एक्टिविटी लिस्ट में एंट्री होती है, नई अजम्पशंस आती हैं, माइलस्टोन लिस्टों में कोई तब्दीली आती है। माइलस्टोन लिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टार्टिंग द सीक्वेंस आल्सो। सीक्वेंस स्टार्ट करते हुए माइलस्टोन लिस्ट की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब मैंने डिपेंडेंसी देखनी है, आप जरा डायग्राम की शक्ल देखें। मैं मिसाल के तौर पे ये मैं इसी डायग्राम पे आ जाता हूँ जिस अभी हम बात कर रहे थे। एक मिनट, ये डायग्राम इधर उधर हो गया, गायब हो गया, मुझे जरा वहां तक आने दें। ओके, नेट की प्रॉब्लम की वजह से ये स्लाइडें बीच में इस तरह से चपकने लगती हैं और ये मसला थोड़ा सा क्रिएट होता है इसके अंदर। ये देखें ना डायग्राम, आपको भी आ जाएगा ये वाला। इसमें आप नोट कीजिए कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक एक्टिविटी से एक से ज्यादा एरोज निकल रहे हों, और एक एक्टिविटी में एक से ज्यादा एरोज एंटर हो रहे हों, राइट। ये जो जंक्शन बन जाता है, दैट मेक्स दैट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट। जिसमें ज्यादा चीजें इन हो रही हैं या ज्यादा चीजें आउट हो रही हैं, वो दैट इज काइंड ऑफ अ जंक्शन पॉइंट। इसका मतलब है ये भी उसकी दो शर्तें पूरी कर रहा है। बी और डी से दो एरो आ रहे हैं ई के अंदर, तो मतलब बी का भी खत्म होना जरूरी है, डी का भी खत्म होना जरूरी है, तब ई शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बी खत्म हो गया तो डी ई शुरू कर दें, ना, डी का भी इंतजार करना पड़ेगा। शर्त है दोनों की, एंड है, बी एंड डी मस्ट फिनिश एज इफ ई कैन स्टार्ट। तो इसका मतलब है कि अगर बी 2 दिन का है और डी 4 दिन का है, तो बी 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन आपने काम स्टार्ट नहीं करना ई के ऊपर, आपने डी का इंतजार करना है खत्म होने का, तब आप ई को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गर लॉन्गर वाला पाथ होगा उसको वो स्टार्ट बनेगा ई का। और ये हमने मेरा ख्याल है डायग्राम भी उसका पूरा वो सॉल्व भी करके देखा था। अच्छा, खैर ये बात हो गई जी। अब फिर आप, मैंने जो आपको टेंशन दिलवाना चाह रहा हूं वो ये है कि जहां पे बहुत से एरोज आके मिल रहे हों, जनरली दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। एक प्रोजेक्ट के अंदर जब एक फेज खत्म होती है तो सारे एरोज उस फेज के एंड के ऊपर आके मिलते हैं, तो इसका मतलब है दिस इज सम काइंड ऑफ अ माइलस्टोन, ये कोई बड़ी चीज है। इसी तरह जब नई फेज शुरू होती है तो वहां से एरो निकलना शुरू होते हैं। ऐसा पॉइंट, ऐसा जंक्शन पॉइंट जिसमें एक से ज्यादा एरो आके मिल रहे हैं और एक से ज्यादा एरो निकल रहे हैं, यहां पे जरूर कोई माइलस्टोन होगा। तो वो जो माइलस्टोन लिस्ट हमने बनाई थी ना एक्टिविटी लिस्ट के अंदर, दैट माइलस्टोन लिस्ट कैन बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इमेजिनिंग दिस डायग्राम कि यार कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट होगी और माइलस्टोन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा और थिंग्स लाइक दैट, और तब जाके इसकी इस तरह की शक्ल इवॉल्व होती है। राइट जी।
तो ये तो सारी बातचीत होगी इसके बारे में। फिर ड्यूरेशन एस्टिमेट है। ड्यूरेशन एस्टिमेट जो है इसके अंदर हमने हर एक्टिविटी जो कि हमने एक्टिविटी लिस्ट में आइडेंटिफाई की थी उनकी ड्यूरेशन निकालनी है। देखिए जब तक ड्यूरेशन होगी नहीं तो मैं नेटवर्क डायग्राम में वो ड्यूरेशन डाल के पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन नहीं निकाल सकता। ठीक है जी। तो वो जो कैलकुलेशंस उसकी सारी होनी है वो तभी हो पाएंगी जब ड्यूरेशन कम से कम अवेलेबल हो। और ड्यूरेशन एस्टिमेट को जो है ये प्रोसेस है कि कितना टाइम लगेगा, कितने वर्क पीरियड्स लगेंगे। बेनिफिट इसका ये है कि अमाउंट ऑफ टाइम जो पूरे प्रोजेक्ट ने लेना है या ईच एक्टिविटी ने लेना है कंप्लीट होने के लिए वो हम डिटरमिन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का फिर उससे निकल सकता है। यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमें चाहिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, फिर हमें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है? उसके अंदर हमें डेफिनेटली स्केड्यूल हम बना रहे हैं तो स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान चाहिए। और स्कोप बेसलाइन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि स्कोप बेसलाइन के अंदर हमें WBS दिया गया है, हमें स्कोप स्टेटमेंट दी गई है, हमें WBS की डिक्शनरी दी गई है, वर्क पैकेज, तो ये चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं। खास तौर पे स्कोप स्टेटमेंट को आपने मद्देनजर रख के काम आगे चलाना है। मतलब जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो देखें कि वो स्कोप के मुताबिक काम हो रहा है। अगर वो आप कुछ और आप स्कोप से बाहर रह के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप उस चीज को किसी और मकसद के लिए बना रहे हैं, तो वो फिर आपके ऑब्जेक्टिव से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जो चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं उसमें एक्टिविटी की लिस्ट थी, एक्टिविटी के एट्रीब्यूट थे और माइलस्टोन लिस्ट तो खैर सीक्वेंसिंग को चली गई ना। माइलस्टोन का काम सीक्वेंस एक्टिविटीज के लिए है, एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग के लिए माइलस्टोन चाहिए। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग में हमें एक्टिविटी एट्रीब्यूट भी चाहिए होते हैं, एक्टिविटी लिस्ट भी चाहिए होती है। तीनों चीजें जो आपके डिफाइन एक्टिविटी से निकली थी, एक्टिविटी एट्रीब्यूट, एक्टिविटी लिस्ट और माइलस्टोन लिस्ट, तीनों चीजें हमें सीक्वेंसिंग के लिए चाहिए। लेकिन जब ड्यूरेशन एस्टिमेट करते हैं तो हमें माइलस्टोन लिस्ट नहीं चाहिए, हमारा काम कोई नहीं है माइलस्टोन लिस्ट से। हमने तो एक एक एक्टिविटी उठानी है, हमने उसकी एस्टिमेशन ड्यूरेशन एस्टिमेट कर देनी है। मुझे जरा ये बताइए कि अगर मैंने ड्यूरेशन एस्टिमेट करना चाहता हूँ एक एक्टिविटी की, ये कितने दिन लेगी, इससे इसका कोई ताल्लुक बनता है कि ये सीक्वेंस में कहाँ है? जी बताइएगा। जी मुंतजर भाई। मुंतजर आप बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? जी सर, बैठा हुआ हूँ। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं कि नहीं? मैंने ये कहा कि ये जो ड्यूरेशन जब मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे ये क्या इसकी कोई जरूरत है, इसका कोई फायदा है कि एक्टिविटीज का सीक्वेंस पता हो? ये क्वेश्चन मैं वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। सर सीक्वेंस वैसे एक सेपरेट एक्टिविटी है, तो हम्म, लेकिन अगर पता होगा तो अच्छे हम बेहतर अंदाज में क्या ड्यूरेशन एस्टिमेट कर सकते क्या हैं। फायदा हो जाएगा आपको उससे? मैं मिसाल के तौर पे आपने दीवार बनाने का एस्टिमेट लगाना है और इससे पहले फाउंडेशन बनाई थी आपने। सर हम वो जी जी। प्रीडिसेसर सर था फाउंडेशन। सीक्वेंस का पता होने से हम ओवरलैपिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, हम काम पे ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ओवरलैपिंग आपको कहा किसने प्लान करने को? हम तो यहाँ क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट। हम एक्टिविटी का एस्टिमेट लगा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट का थोड़ी लगा रहे हैं। हम तो एक एक एक्टिविटी का एस्टिमेट लगा रहे हैं। अगर दीवार का एस्टिमेट लगाना है दीवार का एस्टिमेट लगाएं। आप फाउंडेशन के साथ क्या पैरेललिज्म ढूंढ रहे हैं? क्या ख्याल है? ठीक है, फिर लीड एंड लैग हम नेक्स्ट जो एक्टिविटी करेंगे उसके अंदर हम इसको करेंगे। लीड एंड लैग के वाले से जो सर हम देखिए, स्केड्यूल जब डेवलप करेंगे उसमें जरूरत होगी, इसमें नहीं है। वो जो चीज है ना लीड एंड लैग, वो काम है सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंस ने डिसाइड करना है कि मैंने, देखें बात यह कि मुझे ना पता हो कि दीवार कितनी देर में बनती है और फाउंडेशन कितनी देर में बनती है, लेकिन ये तो अकल है ना मुझे कि फाउंडेशन के ऊपर डायरेक्ट दीवार नहीं बनाई जा सकती।
ठीक है ना जी, और इसको मुझे 72 आवर्स का गैप देना पड़ेगा। तो सीक्वेंसिंग के वक्त उसे पता था कि फाउंडेशन के ऊपर दीवार बनेगी, उसके दरमियान में 72 आवर्स का गैप देना पड़ेगा, तो उसने लैग रख दिया। उसे ड्यूरेशन जानने की जरूरत नहीं थी। क्या कहते हैं? उस वक्त जब सीक्वेंस बन रहा था तो ड्यूरेशन जानना जरूरी नहीं था। अब जबकि ड्यूरेशन एस्टिमेट हो रही है तो सीक्वेंस जानना जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। अगर आपके दिमाग में शक है तो इसको क्लियर करें, अच्छी तरह से सोचें इसको। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन लोग करते हैं। जी मुंतजर। ये सर क्लियर है अब, क्योंकि सीक्वेंस एक सेपरेट एक्टिविटी और ड्यूरेशन सेपरेट है, दोनों को हमने अलग अलग रास्ते इनके ऊपर काम करना है। कोई असर नहीं ये है, चीज क्लियर होगी। एक चीज का दूसरी चीज पे असर कोई नहीं है। देखे ना जी, अगर मैंने फाउंडेशन बनाने के 72 घंटे के बाद ही दीवार बनानी है, अब फाउंडेशन 10 दिन में बनती है या 100 दिन में बनती है, व्हाट डज दैट मैटर? अगर वो 10 दिन में बनती है, मैं 10 दिन के बाद 72 आवर्स का गैप दूंगा और फिर दीवार बनानी शुरू कर दूंगा। और अगर 100 दिन में बनती है, 100 दिन के बाद 72 आवर्स का गैप दूंगा और दीवार बनानी शुरू कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कितना मैंने लैग देना है। और वाइस वर्सा, जब मैं सीक्वेंस कर रहा था उस वक्त मुझे ड्यूरेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं था। राइट जी, ये बात हमने पहले भी की थी और ये मेरा ख्याल है कि इसको बहुत अच्छी तरीके के साथ आप ज़हन नशीन कर लें और इसको समझ लें कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं। सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग करती है, उसको ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं होता। ड्यूरेशन ड्यूरेशन का एस्टिमेट निकालती है, उसको सीक्वेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इनके दरमियान रिश्ता बनेगा, वो तब बनेगा जब ये दोनों चीजें फाइंड हो चुकी होंगी और ये भेजी जा चुकी होंगी अगली डेवलप स्केड्यूल वाली एक्टिविटी को। वहां जाके आप ये एस्टिमेट उठाएंगे ड्यूरेशंस का, और वो जो बॉक्सेस बनाए थे नेटवर्क डायग्राम में उस पे चढ़ा देंगे कि ये एक्टिविटी इसके 2 दिन, ये 4 दिन, ये 6 दिन। जब वो उधर लिख देंगे, अब मुमकिन है कि आप पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड कर सकें। तो दिस एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ निकालने की है या एक्टिविटी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड करने की है, दिस इज नॉट कॉल्ड नेटवर्क डायग्रामिंग, दिस इज नॉट कॉल्ड सीक्वेंसिंग। This activity occurs in network analysis during development of schedule. This is not sequencing. Sequencing has already been done. I hope मैंने ये मैसेज अपना ड्राइव होम कर दिया है। और भी कुछ चीजें डॉक्यूमेंट में हमें मिलती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे लेसन लर्न, अगर ये एक्टिविटी ड्यूरेशन करने के लिए पहले हम क्या करते रहे हैं पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, माइलस्टोन लिस्ट जो है वो मुझे इनपुट में मिलेगी। फिर टीम असाइनमेंट्स मुझे मिल सकती हैं, रिसोर्सेज मिल सकते हैं, रिसोर्स ब्रेकडाउन, क्योंकि अभी मैंने उनको कंसिडर नहीं किया रिसोर्सेज को। अभी मैंने कहा सिर्फ ड्यूरेशन को आप एस्टिमेट कर लें। लेकिन अगर ड्यूरेशन तो डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि रिसोर्स एस्टिमेट एक अलग जगह पे एक आदमी बैठा हुआ कर रहा है, एक आदमी ड्यूरेशन एस्टिमेट कर रहा है, तो वो रिसोर्स वाला बताएगा मैं कितने बंदे अवेलेबल कर रहा हूँ, और ये बताएगा कि मुझे ये कारपेंटर जो है 4 चाहिए, वो कहे भाई 4 तो अवेलेबल नहीं है, 3 है, 3 में काम करो। तो कहने का मकसद है कि जो 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 उसका कॉस्ट एस्टिमेट है, जो उसका ड्यूरेशन एस्टिमेट है, दैट वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड व्हाट स्किल लेवल दे कैरी। तो एक और मैं बात करता हूं यहां पर कि ये 3 किस्म के एस्टिमेट होते हैं। एक ड्यूरेशन का एस्टिमेट होता है, एक कॉस्ट का एस्टिमेट होता है, और एक रिसोर्सेज का एस्टिमेट होता है। ये तीनों एस्टिमेट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी है इनके दरमियान। अगर मैंने टाइम निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कितने बंदे अवेलेबल हैं। अगर एक बंदे ने काम करना है कि 2 ने करना है कि 4 ने करना है, और कितने बंदों का काम है और कितने बंदे काम करने के लिए अवेलेबल हैं। हो सकता है तो 4 बंदों का काम हो, लेकिन मेरे पास बंदे ही 2 हैं, फिर कैसे करूंगा? तो मुझे ये सोचना होगा। सिमिलरली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वी डोंट हैव मनी। आप लगा लें 4 बंदे, बंदे अवेलेबल भी हैं, हमें जरूरत भी है, पैसे नहीं है भाई।
ठीक है ना, वी कैन अफोर्ड ओनली 2 पीपल ऑन दिस एक्टिविटी। आप बताएं, कॉस्ट का असर पड़ गया ना। तो ये तीनों एस्टीमेट आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं और तब कहीं जाके ये चीजें आपस में इकट्ठी होती हैं। खैर इस वक्त भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन जब हम डेवलप स्केड्यूल कर रहे होते हैं वहां ये फिर शदीद ट्विकिंग होती है इन तीनों एस्टीमेट्स की, और अल्टीमेटली ये स्टेबल होते हैं और आपका स्केड्यूल बनने के काबिल होता है। तो खैर एनीवेज, ये रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और रिसोर्स कैलेंडर्स वगैरह, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा रिस्क रजिस्टर भी इसको इनपुट में मिल रहा है। यहाँ पे जो हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिएगा। एक तो वही पुराना टूल हमारा जो एक्सपर्ट जजमेंट का है कि ये ड्यूरेशन एस्टीमेट के हवाले से जो तजर्बा चाहिए वो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, उस बंदे को आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे इनवाइट कर सकते हैं। एस्टिमेशन के तरीके कौन कौन से हैं? तरीके तो बहुत से हैं, किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन यहां पर ये 4 तरीके दिए गए। पहला उसने कहता है जी एनालॉगस एस्टिमेटिंग। आपके ज़हन में है कि एनालॉगस किसको कहते हैं मुंतजिर? व्हाट इज एनालॉगस? सर ये ब्रॉड लेवल पे किसी सिमिलर प्रोजेक्ट से कंपेयर करके जो हम करते हैं उस तरह का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बुनियादी तौर पे एनालॉगस का मतलब है एनोलॉजी क्रिएट करना। पहले कोई चीज हो चुकी है उसकी मिसाल लेकर और उसको अप्लाई करना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन ये बात मैंने बड़े केयरफुली कह रहा हूं, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी ने पिछले प्रोजेक्ट में 6 दिन लिए थे तो यहां भी 6 दिन लेगी। ये आपने अपनी सूझ समझ बूझ से डिसाइड करना है कि उस पे तो 6 दिन लिए थे, मेरे पास कितने लगने का इम्कान है। मतलब एनालॉगसली आपने डाटा को ट्रांसफर करना है। एनालॉगस का मतलब है कि आप ये कहते हैं यार उस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी ना, उस वक्त तो 6 दिन लग गए, आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है तो हम 4 दिन में कर लेंगे। ये एनालॉजी उसने क्रिएट की और उस एनालॉजी से, तो ये 1 to 1 एनालॉजी भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 to 1 एनालॉजी हो। ये 1 to n हो सकती है, n to 1 हो सकती है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लीजिए कि अगर आप एक मैट्रिक वगैरह में एक तजुर्बा होता था कि वो लाइट का, कि जी आप मुहद्दब अच्छे से एक मोमबत्ती का अक्स दीवार पर डालते थे। जैसे जैसे मोमबत्ती पीछे जाती थी अक्स जो है वो बड़ा या छोटा होता जाता था, आगे करते थे वो उसका रिवर्स होता जाता था। तो बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है, मोमबत्ती तो उतनी ही बड़ी है, लेकिन जब मैं उसको पीछे करता हूं तो दीवार पे उसका साइज बड़ा हो जाता है प्रोपोर्शनेटली, एनालॉगसली। एनालॉजी ऐसा भी मुमकिन है कि जितनी बड़ी मोमबत्ती है का फ्लेम है उतना ही बड़ा फ्लेम मुझे दीवार पे नजर आए। दिस इज 1 to 1 रिलेशनशिप। अगर वो दुगना बड़ा नजर आ रहा है दीवार में तो ये 1 to 2 का रिलेशनशिप है, या 1 to many का है। या अगर छोटा नजर आए तो ये 2 to 1 का भी हो सकता है। तो एनालॉजी का ये कतन मतलब नहीं है कि हम पिछली मिसाल के पिछली जो मिसाल है उसी को एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ी अकल समझ बूझ इस्तेमाल करके हम उसको एनालॉगसली डाटा को इस्तेमाल करते हैं। ये वजह है कि एनालॉगस इज स्लाइटली बेटर देन जस्ट पिकिंग द डाटा फ्रॉम ओल्ड प्रोजेक्ट। मगर आपने सही कहा कि ये एनालॉजी है और ये अंदाजा ही है, ये बहुत एक्यूरेट डाटा नहीं है। अकल समझ बूझ का इस्तेमाल तो आपने जरूर किया, नेचुरली सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते तो उससे तो ये ज्यादा बेहतर है कि सोच के आपने किया, लेकिन इसके अंदर कोई फिजिकल कैलकुलेशन और अवेलेबल नहीं है। इसके बाद एक दूसरा तरीका है, उसको कहते हैं पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग। इसके बारे में कोई अंदाजा है आपको? ये क्या राय है आपकी मुंतजर? सर ये उस सूरत में हम कंपेयर करेंगे सिमिलर प्रोजेक्ट, जब हमें पहले जैसे हमने हॉस्पिटल किया था अभी भी हम हॉस्पिटल कर रहे हैं, जैसे स्कूल बनाया था अभी भी हम स्कूल बना रहे हैं, तो इस तरह के एक टेक्निकली एक जैसे प्रोजेक्ट का कंपेयर करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे इसमें।
नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एक हल्का सा मैं इसका रिश्ता एस्टेब्लिश कर सकता हूं। पैरामीट्रिक का मतलब ये होता है कि पुराने तजर्बे की रोशनी में आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि ये काम जो है इसका मतलब ब्रेक डाउन करके आपने ये कह दिया कि जी मैं पिछले 25 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मैंने बड़े घर बनाए हैं, छोटे बड़े, महंगे सस्ते, हर तरह के घर बनाए हैं, और एवरेज रेट पर स्क्वायर फुट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 4,000 रुपीज पर आवर, 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। नाउ यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ फिगर। नाउ अगर आपको कोई कहता है यार मुझे ये घर बना दो, आप कहें जी कितने स्क्वायर फुट का है, वो कहता है जी 3,000 स्क्वायर फुट का है। वो कहता है ठीक है, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, ये उसने पैरामीटर उठाया 3,000 का, जो 4,000 आपका रेट था, 4,000 का पैरामीटर उठाया, उतनों उसने उतने स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया जी आपका एस्टिमेट। अगेन दिस इज फेयरली गुड, तजर्बे की, बहुत ज्यादा तजर्बे की बुनियाद पर हमने पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग इस्तेमाल की है और बड़ा जबरदस्त इसका नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात आप तो मानेंगे कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि 100% इतने ही पैसे लगे, हो सकता है थोड़े ज्यादा थोड़े कम लग जाए, लेकिन ये मेथड आप मानेंगे कि एनालॉगस से तो बेहतर ही है। क्या ख्याल है? जी सर, उससे बेहतर। समझ तो आ गई ना पैरामीट्रिक क्या चीज होती है? जी सर, क्लियर है अब। ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं जी एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा। ये वही चीज है, पैरामीटर एक आप ले लेते हैं और उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर आप आ जाइए 3 पॉइंट एस्टिमेट के ऊपर। 3 पॉइंट एस्टिमेट उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब डेटे का इबहाम हो, यकीन ना हो, जो तजर्बे हों बहुत से हों, हिस्टोरिकल डाटा बहुत सा और बड़ा वेरिड हो, तो हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें श्योर नहीं होता, हम एनालॉजी सीधी सीधी नहीं उठा सकते, हम कोई पैरामीटर नहीं स्टैब्लिश कर सकते, तो हम 3 पॉइंट एस्टिमेट करते हैं। 3 पॉइंट एस्टिमेट में हम ये करते हैं कि हम बहुत से लोगों से राय लेते हैं कि अच्छा यार ये काम कितने दिनों में हो जाएगा आपके ख्याल में। से कि मैंने 100 लोगों से पूछा, अब 100 लोगों की राय को स्टैटिस्टिकल एनालाइज करना है, तो लाजमी बात है इतनी सारी राय में कोई एक बहुत लोएस्ट फिगर भी होगा, एक बहुत हाईएस्ट फिगर भी होगा, और एक कोई दरमियान का फिगर भी होगा। वो जो एक दरमियान वाला फिगर है वो आप नोट करेंगे, मतलब वो ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर से आप एक फिगर उठा लें। ये स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि किसी भी चीज के बारे में जब डाटा इकट्ठा किया जाता है लोगों से, तो ज्यादातर लोगों की राय तकरीबन एक सी होती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 100 बंदों से एक बात पूछूं तो ज्यादातर लोगों की राय एक जैसी होगी? सर, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि एस्टिमेशन के अंदर हर इंसान, अगर एक बंदा कोई एस्टिमेट बनाता है और दूसरे को भी सेम हम प्रोजेक्ट पे देते हैं एस्टिमेट करने के लिए, तो वो दोनों का मुख्तलिफ होगा। कोई- हाँ, कुछ चीजें कितना? बीच में कॉमन हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल मैं तो एक फिगर की बात कर कितना से। एक फिगर की बात कर रहा हूं। मैं एक 100 बंदों को बिठाता हूं, मैंने कहता हूं कि यार ये काम है, ये 6 फुट की दीवार बनानी है, आपके ख्याल में ये कितने रुपए में बन जाएगी, या सॉरी कितनी देर में बन जाएगी? हर बंदा अपना अपना फिगर मुझे देता है, मेरे पास 100 फिगर्स इकट्ठे हो गए हैं, राइट? अब 100 फिगर्स हैं और लाजमी बात है कि उनकी रेंज जो है वो से कि 1 दिन से 10 दिन है। जितना डाटा है 1 दिन से 10 दिन है, तो कोई तो ऐसा डाटा डाटा आइटम है जो एक से ज्यादा लोगों ने बोला है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप ये देखेंगे कि सर, वो एक से ऐसा ज्यादा हो लोगों सकता ने है। दर, दरमियान का कोई एक फिगर होगा जिसपे बहुत ज्यादा वोटिंग आई है। और ये बिल्कुल सही है कि चूंकि आम लोगों के तजर्बात जो हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा, तकरीबन सिमिलर होते हैं, इसलिए इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में किसी जगह पर, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर, किसी जगह पर राय का
जो राय होगी लोगों की वो कंसंट्रेट हुई हुई होगी। मिसाल के तौर पे एक मिनिमम है और 10 मैक्सिमम है, और 3 दिन में ये काम हो जाएगा, ये 60% लोग कह रहे हैं ऐसा। 60% लोगों का ख्याल है ये 3 दिन में हो सकता है। इसका मतलब है कि फिर कुछ हो सकता है, कोई 10-15% लोग कह रहे हों कि ये 4 दिन में हो सकता है, कोई एक 5-6% कह रहे हों कि ये 6 दिन में हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इतने सारे लोगों में से जो कॉमनैलिटी आती है वो मेरा सेंटर होता है। इसको आप मीडियन भी कह सकते हैं। एनीवेज जी, तो अब मेरे पास 3 फिगर्स आ गए, एक लोएस्ट, एक हाईएस्ट और एक दरमियान वाला। और दरमियान वाला ऐसे निकालना है जैसे मैंने आपको बताया, इसको मीडियन भी कहते हैं। खैर जी, अब ये मेरे पास जो 3 फिगर हैं, ये 3 लोग, मैंने अगर सारे लोगों की राय को कैटर करना है, एक तो तरीका ये था ना कि जो सबसे ज्यादा लोगों की राय है मैं उसको पिक कर लूं और मैं कहूं यार 3 दिन लगेंगे इस दीवार को बनाने में। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं जिन्होंने 10 कहा है, जिन्होंने 1 कहा है। अब आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये दीवार 3 दिन में बन सकती है। एक आदमी कह रहा है कि नहीं यार 10 दिन से पहले तो आप बना ही नहीं सकते। तो मुझे चाहिए ना कि ये देखूं कि ये क्या वजह है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना वो बंदा, वो क्यों कह रहा है कि 10 दिन में होगी। आपका क्या ख्याल है कि ज्यादातर लोग इस दीवार को 3 दिन में बना लेते हैं, एक आदमी कहता है जी मेरा तजर्बा तो कहता है 10 दिन से पहले ये दीवार नहीं बन सकती, वो क्यों कह रहा है ऐसा? जी मुंतजिर। जो बंदा ये कह रहा है कि 10 दिन से जल्दी नहीं बन सकती, वो उसका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेस पर वो कह रहा है, यानी कि एग्जैक्टली, उसका अपना जाती तजर्बा रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका जाती तजर्बा बाकियों से इतना मुख्तलिफ क्यों है भला? ऐसा क्या हो गया कि बाकी सब लोग जो है, अमूमन लोग जो है वो 3 दिन में बना लेते हैं उस तरह की दीवार, जब इसने बनाई तो इससे 10 दिन में बनी। इसके साथ क्या क़यामत आई होगी? कुछ हुआ होगा ना इसके साथ। सर, जो टीम बनाने वाले जो बंदे हैं, लेबर, वो उनकी स्किल का Exactly, मसला होगा, कंडीशन और इस बिल्कुल तरह सही। की चीजें। इसका मतलब है कि बदकिस्मती के साथ, अनसर्टेनिटी होती है ना प्रोजेक्ट में, बदकिस्मती के साथ दिस पर्सन हैज फेस्ड हाई ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ही फेस्ड अ लॉट मेनी रिस्क्स एंड अल्टीमेटली ही एंडेड अप डूइंग दिस जॉब इन 10 days। ठीक है जी, तो मेरे साथ क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो मैं इस एक आदमी की राय को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकता। अब आप आ जाइए, जो बंदा कह रहा है एक दिन में, मैं कहता है मैं खुद साबित करता हूं, मैं एक दिन में किया ये काम। वो एक दिन वाला भी बैठा हुआ है एक। सारे लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में होता है, वो एक दिन वाला है, कहता है जी एक दिन में हो जाता है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? जी जनाब। सर, उसके पास हाईली स्किल्ड टीम होगी और उसके पास जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल होंगे वो ओके। ऑन टाइम मटेरियल डिलीवरी वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें मैनेज करने के लिए कैपेबल होगा, उसने जल्दी हर एक चीज देखिए को मैनेज कर लिया और कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी उसने सोचा था ये माल 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा, उसको पता चलता है पहले दिन डिलीवर हो गया। सो ही फेस्ड लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, अगेन है अनसर्टेनिटी। ये पता नहीं था उसे उसके साथ ये हो जाएगा, लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि उसको जनाब कामयाबियां ही टकराई आके। असल में ये जो पॉजिटिव जो चीजें, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, ये भी रिस्क होता है, और जो नेगेटिव है वो भी रिस्क है। वो जो नेगेटिव रिस्क है उसको थ्रेट कहते हैं, और पॉजिटिव रिस्क होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु वाज वेरी लकी एंड एवरीथिंग हैपेंड इवन बेटर देन हिज इमेजिनेशंस। और वो अब ये कहता फिर रहा है कि ये काम तो एक दिन में हो जाता है। मैं इसकी राय को भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मुमकिन है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। तो अब मैं क्या करूं? ये थोड़े हैं ये लोग, ये जो एक दिन कहने वाला और 10 दिन कहने वाला, ये उन
100 लोगों में से ये एक एक बंदा है, वो 98 बंदे जो हैं वो 3 4 5 6 ये कुछ कह रहे हैं, और 60% लोग उनमें से कह रहे हैं 3 है। मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना है कैलकुलेशन करने का कि जिसमें मैं सारी राय को मद्देनजर रख सकूं, तीनों किस्म की। आप कहेंगे जी इसकी एवरेज ले लेते हैं तीनों की, लेकिन मेरा पॉइंट ये होगा कि भाई एवरेज लेने से जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि जो 3 कहा वो तो बहुतों ने कहा, और जो 1 और 10 कहा वो तो एक एक बंदे ने कहा या बहुत कम लोगों ने कहा। तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो ये सिंपल एवरेज से तो काम नहीं चलने वाला। हाँ, मैं ये बात आपकी मान सकता हूं, अगर सैंपल साइज इज टू स्मॉल, अगर से कि जनाब 4-5 लोगों का डाटा है, मैं कहूंगा अच्छा यार ठीक है, इससे तो डाटा ही बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि ये डाटा छोटा नहीं है, ये बड़ा डाटा है, और इसलिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सैंपल साइज छोटा हो ना, तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं अपना, वो जहन से मेरे लफ्ज स्किप हो गया है, जो सिंपल एवरेज लेना होता है उसका भी एक नाम है, मगर हम बुनियादी तौर पे 3 पॉइंट एस्टीमेट में वेटेड एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं वही स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा। स्टैटिस्टिक्स से ये फाइंड हुआ है, और ये स्टैंडर्ड है कि ऐसा ही होता है। वो कहते हैं जी कि ज्यादातर अगर हम इस सारे लोगों का जो डिस्पर्सल है ना, लोगों की राय का डिस्पर्सल है, उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव में डाल लें, कि मतलब जो 3 दिन से कम वाले हैं और 3 दिन से ज्यादा वाले हैं, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 3 दिन है ना, 3 दिन से कम वाले और 3 दिन से ज्यादा वाले, तो जो कम वाले हैं उनके भी 3 सेक्शंस बना लें और ज्यादा वालों के भी 3 सेक्शंस बना लें। जो प्लस माइनस वन मतलब जो थोड़ा 3 से थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव लोग, ये वो लोग हैं जिनकी तादाद तकरीबन 60% तक होती, 69.9% तक होती है। थोड़ी वेरिएशन होती है, 3 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, 4 दिन, ऐसे। तो ये वाले लोग जो हैं ये आपको सबसे ज्यादा तादाद में मिलेंगे, और ये होंगे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 67 पॉइंट समथिंग परसेंट, इसका कुछ बनता है। फिर उसके अगर आप इसको कहते हैं डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन अगर आप उठा लेते हैं, अगर आप दो डेविएशन उठा लें, तो दैट विल कवर 97.6% ऑफ द टोटल जितने लोगों की राय आई है ना, 97.6%। इसका मतलब है कि वो जो आपका ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं आखिरी कोई 2.5-3% के अंदर। ठीक है जी। तो वो जो 2.5-3% में बैठे हुए हैं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो भी 100% कवरेज नहीं मिलती, हमें कवरेज मिलती है 99.74%। इसका मतलब है कि ये राय जो हमने इकट्ठी की है 100 लोगों से, ये मुकम्मल नहीं है राय। अगर हम और ज्यादा लोगों को पूछते तो शायद इसकी शक्ल और बदलती, मतलब ये राय जो है और फैलती। बट एनीवेज, फॉर द टाइम बीइंग जो कुछ अवेलेबल है उसकी रोशनी में, ये +3 डेविएशंस और -3 डेविएशंस में हमें एम्पली गुड रिजल्ट मिल जाता है। 99.74 is fairly good for most of the decisions, and where we are doing estimations, तो वहां पे तो ठीक है। एस्टिमेशन में तो हम काफी फेयर उस पे पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा कि ये जो 6 हिस्से बनाए ना मैंने, यार मेरा ख्याल है कि ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन पे आपको कुछ बना के दिखाऊं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं अभी ब्लैंक स्क्रीन ले आऊं।
ब्लैंक क्यों नहीं आ रही? यार कोई ऐसा कुछ स्टूपिड किस्म का सिस्टम है ये। ओके, बड़ी मुश्किल के साथ ब्लैंक स्क्रीन आई है जी। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस डिले। ओके, मैं 100 बंदों से राय लेता हूं और उसको मैं प्लॉट करता हूं इस लाइन के ऊपर। इसमें ये मेरा 0 पॉइंट है और इस तरफ लोअर वैल्यूज हैं, इस तरफ हायर वैल्यूज हैं। आप ये देखेंगे और इसकी हाइट को, ये जो हाइट है इसको आप समझ लीजिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है जी। 100 में से फर्ज करेंगे कोई जो 66 रिस्पॉन्सेज हैं वो इस रेंज में आ रही हैं, इधर 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 इधर, मतलब 66 रिस्पॉन्सेज तकरीबन इस रेंज में आ रही हैं, राइट। फिर अगर मैं इसको और दूसरे लेवल तक ले जाऊं तो अगर मैं ये 0 से 2 माइनस और 2 प्लस तक कवर करूं तो मुझे तकरीबन 99.74 रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं। और अगर मैं 3 तक चला जाऊं तो ये मुझे 99 पॉइंट वो था 97 पॉइंट ना, ये 99.74 है। तो बुनियादी तौर पे ये एक तरह का बेल कर्व है। ये एक तरह का बेल कर्व है जो इस तरह से राइज करता है और ऐसे नीचे आता है। तो आप ये देखते हैं ज्यादा राय जो है वो इधर आ रही है, उसके बाद ये आ रही है, उसके बाद ये आ रही है। ये जो ऊपर वाली थी ये 69, दूसरी वाली 97.4 जिसमें वो 69 शामिल है, और सबसे नीचे वाली 99.74। मतलब कुछ गुंजाइश बाकी है। ये आप देख रहे हैं जो ये बेल कर्व के जो एजेस हैं ये स्मूथ स्ट्रेट हो गए हैं तकरीबन, मगर ये आगे चल रहे हैं। अगर हम और आगे एक्सप्लोर करें तो हमें बाकी जो 99.74 का बचा हुआ पोर्शन है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा बारीक किस्म की स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहे तो हमारे लिए इतना काफी है। तो ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा +1 डेविएशन है, ये +2 डेविएशन है, ये +3 डेविएशन है, ये -1 डेविएशन है, ये -2 है और ये -3 है। तो अभी देख रहे हैं ज्यादा राय जो है वो सेंटर में इसकी ऊंचा है। और जैसे जैसे ये साइडों पे आप देखते जाते हैं तो ये कर्व नीचे की तरफ आना शुरू होता है। मतलब कम लोग हैं जो इसके बाहर राय रखते हैं, फिर अल्टीमेटली बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम राय रखते हैं। तो इस तरह इन 100 बंदे भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये जितने भी लोगों से आपने राय ली है इनसे हम एक अच्छा नतीजा निकाल सकते हैं। वो क्या? मैं ये कहता हूं कि जब मुझे ये पता है कि 2 प्लस माइनस में मैं 99.74 तक कवर कर रहा हूं, तो लेट अस गिव दिस पोर्शन यहां से लेके यहां तक, दिस पोर्शन द वेटेज ऑफ 1 2 3 4, 4 गुना की वेटेज इनको दे देते हैं, एक की इसको देते हैं, एक की इसको देते हैं। ये कौन है एक एक? ये एक मेरा पेसिमिस्ट है और एक मेरा ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट वो जिसने कहा जी 1 दिन में काम हो जाएगा, और पेसिमिस्ट वो जिसने कहा कि 10 दिन में काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरी जो पेसिमिस्ट वैल्यू है वो है 10 दिन, मेरी ऑप्टिमिस्ट वैल्यू है वो है 1 दिन, और मोस्ट लाइकली वैल्यू जो है वो है 3 दिन। अब मैं वेटेड एवरेज लूंगा
इन तीनों वैल्यूज की, जिसमें मैं मोस्ट लाइकली जो 3 दिन है उसको 4 से जरब दूंगा, ऑप्टिमिस्ट को 1 से और पेसिमिस्ट को 1 से, और फिर इसकी एवरेज निकालूंगा। और अब चूंकि 6 यूनिट हो गए हैं, तो इसकी डिवीजन 3 से नहीं होगी, क्योंकि ये वेटेड एवरेज है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। राइट? सो अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं इसको मिटा दूं स्क्रीन को। इधर यहां पे कोई क्वेश्चन करना है तो बताएं आप। जी मुंतजिर। जी मुंतजिर। मुंतजिर, आज मजा नहीं आ रहा है, आज इंटरेक्ट नहीं कर रहे आप ज्यादा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मुंतजिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जनाब। मुंतजिर, आवाज आ रही है?